प्री-एमडी का जो पेपर है फर्स्ट ईयर पीजी इन काय चिकित्सा, उसमें हमें उसे 2 पार्ट्स में पढ़ना है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में जो 5th हेडिंग है नॉलेज ऑफ कॉमन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस एंड प्रिपरेशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है चूर्ण। तो चूर्ण पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि उसकी औषध मात्रा कॉमन कितनी है और वो कैसे कैसे दिया जा सकता है अनुपान के साथ। बिकॉज एग्ज़ामिनेशन के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा हर एक चीज़ याद करने का, बिकॉज इट इज़ यूजुअली आस्क्ड इन 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो हमें ये याद रखना है चूर्ण की जो कॉमन मात्रा है 1 कर्श है, जो कि स्टैंडर्डाइज होता है 6 to 12 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेस। चूर्ण यूजुअली 3 ग्राम बीडी 3 ग्राम टीडीएस ऐसे दे सकते हैं, जिससे वो अराउंड 6 to 12 ग्राम डिवाइडेड डोजेस में हो जाता है। और इसका अनुपान रहता है मधु, घृत या उष्ण जल। अगर कुछ याद नहीं आया तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिफला चूर्ण। इसका रेफरेंस दिया हुआ है भाव प्रकाश निघंटु में हरित्यादि वर्ग में, और शारंगधर संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है। इसके घटक द्रव्य बहुत इजी है, हरित की, विभुत की और आमल की, जो कि 1 भाग 2 भाग और 4 भाग रिस्पेक्टिवली लिया जाएगा। इसमें हमें जो ये हरित के आदि वर्ग से लिया गया है भाव प्रकाश निघंटु के, ये रेफरेंस याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज रेफरेंस कैरीज 1 मार्क्स। घटक द्रव्य 1 मार्क्स, कारमुकता 1 मार्क्स, मात्रा 1 मार्क एंड अनुपान 1 मार्क। सो इस प्रकार से 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका कारमुकता ये कैसे यूज़ होगा? त्रिफला यूजुअली हमने देखा है कि यह दीपन के काम आता है, वात कफ नाश के काम में आता है, लेकिन इसमें एक हम श्लोक भी याद रख सकते हैं, त्रिफला मेह शोतग्नि नाशयेत विषम ज्वरान, दीपनी श्लेष्म पित्तग्नि कुष्ठग्नि रसायनी, सर्पी मधुराभ्यम संयुक्त सर्व नेत्रायान जयते। सो इसमें हमें मेह के जो पेशेंट है उसमें त्रिफला चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। शोथ किसी पेशेंट को है तब, विषम ज्वर की कंडीशन में कर सकते हैं। दीपन और पित्त कफ नाशन में तो हम बहुत फेमस ही है त्रिफला चूर्ण। कुष्ठ में यूज़ कर सकते हैं, एक रसायन के तौर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमने कॉमन पढ़ा था कि इसका जो 6 to 12 ग्राम डिवाइडेड डोज रहता है और अनुपान यूजुअली मधु, घृत या उष्ण जल के साथ देते हैं। तो मधु तो देंगे ही, अगर मेह है, शोथ है, दीपन है, पित्त कफ नाशन है तो मधु तो देंगे ही, लेकिन अगर नेत्र रोग है तो मधु के साथ घृत भी हम देंगे। ये मधु और घृत देने से नेत्र रोग जो है उसमें सर्व नेत्र रोग हर बन जाता है। इसकी मात्रा 1 से 3 रहेगी, लेकिन हम लोग हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चूर्ण 1 कर्श, दैट इज 6 to 12 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेस। सेकेंड जो कल्प हमें पढ़ना है वो है सीतोपलादि चूर्ण। इसका संदर्भ भेषज रत्नावली में दिया है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट संदर्भ है वो शारंगधर संहिता मध्यम खंड 6th चैप्टर में दिया है, 134 से 137 श्लोक में। इसके घटक द्रव्य सीता, वंशलोचक, पिपली, एला और दालचीनी, जो कि 16, 8, 4, 2, 1 भाग में रिस्पेक्टिवली मिलाया जाता है। अब इसे याद हम रखने के लिए मेरा पर्सनल वे ऐसा था कि मैंने चीनी और दालचीनी ऐसे 2 याद रख लिया, बीच में 3 हमें फिल करने हैं। तो कैसे करेंगे? EPV, नीचे से ही स्टार्ट करता हूँ। EPV से E से एला, P से पिपली, V से वंशलोचक, ऊपर चीनी, नीचे दालचीनी, बीच में EPV, ऐसे याद रखा था मैंने। आप अपना मेथड एम्प्लॉय कर सकते हो। सीता 16 भाग, वंशलोचक 8 भाग, पिपली 4 भाग, एला 2 भाग और दालचीनी 1 भाग। ये इतना लिखने से आपके 2 मार्क सिक्योर हो जाएंगे 5 मार्क में से। फिर इसका कारमुकता, सीतोपलादिकम चूर्ण मधु सर्पी युतम लिहित, श्वास का क्षयहरम हस्तपाद अंग दाह जनित, मंदाग्नि सुप्त जीवा पार्श्वशूल अरोचकम, ज्वरम ऊर्ध्व रक्त पित्ताशु व्यपोहति। ये भी शारंगधर संहिता मध्यम खंड 6 चैप्टर में से लिया गया, 136 और 137 चैप्टर। तो पेशेंट को अगर श्वास है, कास है, राजक्षमा है, मतलब जो फुफ्फुस से रिलेटेड जितने रोग हैं उसमें हम लोग सीतोपलादि चूर्ण का उपयोग करेंगे। हस्तपाद अंगदाह है, मंदाग्नि है, सुप्त जीवा है, पार्श्वशूल, अरुचि, ज्वर और ऊर्ध्व रक्तपित्त, इतने कंडीशंस में हम लोग
सीतोपलादी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा वैसे 1 से 2 कश रहती है, लेकिन हम लोग चूर्ण कॉमन मात्रा 1 कश 6 से 12 ग्राम, और इसका अनुपान या तो मधु या तो घृत या तो उष्ण जल, मधु और सर्पी के साथ देते हैं। तो पहले के जो 2 द्रव्य हमने 2 कल्प पढ़े, सीतोपलादी चूर्ण और त्रिफला चूर्ण, उसमें मधु घृत का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण भास्कर चूर्ण। इसका संदर्भ है भेषज रत्नावली में, और उसके साथ साथ शारंगधर संहिता मध्यम खंड 6 चैप्टर 138 से 144। मतलब अब इसके पहले वाला जो चूर्ण था उसके जस्ट बाद लवण भास्कर चूर्ण शारंगधर संहिता मध्यम खंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो शारंगधर संहिता मध्यम खंड 6 चैप्टर का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि उसमें सब चूर्ण दिए हुए हैं। इसके घटक द्रव्य याद रखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं आता चतुर त्रिकटु डाडिम रस पिनार। मतलब आ से अम्लवेतस, त से तालिश पत्र, चतुर्जात, त्रिकटु, डाडिम, रस से पंचलवण और पिनार से पिपली मूल। तो ये एक बार में याद नहीं होगा, इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। अम्लवेतस 1 भाग, तालिश पत्र 1 भाग, चतुर्जात अर्धा पल, त्रिकटु अर्ध पल, डाडिम 4 पल, पंचलवन 2 पल। जो इसकी मात्रा है वो आप याद बाद में कर सकते हैं आराम से, वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, लेकिन इसके जो घटक द्रव्य है ये पहले याद करना ज़रूरी है। त्रिकटु में सुंठ मेरी पिपली, और रस मतलब पंचलवन यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। आता चतुर त्रिकटु डाडिम रस पीनार, ये इसका निमोनिक है। इसका कारमुक्ता ऐसा रहेगा कि वात श्लेष्म भवम गुल्म प्लिहनाम उदरम शयम, अर्शासी ग्रहणी कुष्ठ विबंध च भगंदरम, शोफ शूल श्वासकास आम वात च रुतजम, मंदाग्नि नाशयत दीपनम पाचनम परम। तो वातश्लेष्म जो रोग है, वातश्लेष्म जो रोग रहते हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग लवण भास्कर चूर्ण यूज़ करेंगे। गुल्म में उपयोग आएगा, प्लीहा रोग में उपयोग आएगा, उदर रोग में आएगा, क्षय में आएगा, अर्श ग्रहणी कुष्ठ, विबंध में, भगंदर में, शोफ में, श्वासकास में, आमवात, रुद्रोग, मंदाग्नि और दीपन पाचन। इसके पहले कोई भी चूर्ण ऐसा नहीं आया जो हम वातश्लेष्म रोगों में दे सके। पित्त कफ में हम लोग त्रिफला चूर्ण दे सकते थे, लेकिन वातश्लेष्म के लिए लवण भास्कर चूर्ण उपयोगी है। गुल्म इसकी पेक्युलैरिटी है, लवण भास्कर चूर्ण गुल्म में उपयोग में आएगा, गुल्म में, प्लीहा में और उदर रोग में। जो राजक्षमा है ये तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि सीतोपलादी चूर्ण भी राजक्षमा में उपयोग में आता है, वैसे ही लवण भास्कर चूर्ण भी आएगा। अर्श ग्रहणी ये दोनों लवण भास्कर चूर्ण में ही उपयोग में आएंगे। फिर कुष्ठ है, विबंध भगंदर और श्वास का से इसके पहले हम लोग ने देखा है कि लवण भास्कर इसके पहले सीतोपलादी चूर्ण में भी उपयोग में आया है। दीपन पाचन के भी काम आता है लवण भास्कर चूर्ण। तो इस प्रकार से हम कारमुकत्व उसका याद कर सकते हैं। फिर इसका हम लोगों को वही मात्रा जो रहेगी 1 कर्षी रहेगी, 6 to 12 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेस। और अनुपान क्या रहेगा, कॉमन अगर लिखना है मधु घृत या उष्ण जल, इतना ही। और अगर आप स्पेसिफिक याद रख पाते हैं तो तक्र के साथ, सूरा के साथ, आसव के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट कल्प जो है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में दिया हुआ है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा। इसके पहले वाला भी जो कल्प था वो गुल्म में उपयोगी था। कौन सा, लवण भास्कर चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण भी गुल्म में उपयोगी रहेगा। तो अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान 14वें चैप्टर में गुल्म के बारे में दिया हुआ है, 35th श्लोक में। फिर इसके घटक द्रव्य याद करने के लिए हमको ये छोटा सा श्लोक याद करना है जो कि अष्टांग हृदय का ही है। त्रिकटुकम अजमुदा सैंदकम जीरकम द्वय समधरणम घृतानाम अष्टमो हिंगु भाग। मतलब इसमें त्रिकटु रहेगा, अजमुदा, सैंधव, कृष्ण जीरक, श्वेत जीरक मतलब जीरक द्वय, उसके साथ हिंगु जो रहेगा उसके कंपैरिजन में बाकी सब जो रहेंगे वो 8 भाग रहेंगे। मतलब ये 1 भाग रहेगा, त्रिकटु 8 भाग रहेगा, अजमुदा 8 भाग रहेगा, सैंधव 8 भाग रहेगा,
कृष्ण जीरक, श्वेत जीरक भी 8-8 भाग रहेंगे। ठीक है, इसमें जो श्लोक में समधर्णम घृता नाम लिखा हुआ है वो उसका अनुपान है। एंड यूजुअल जो कॉमन हम लोग ने देखा है अनुपान मधु घृत उष्ण जल, उसमें भी घृत दिया हुआ है। इसका कारमुकता के लिए कोई श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अग्निमांद में उपयोग आता है, गुल्म में तो आएगा क्योंकि ये गुल्म चिकित्सा अध्याय से लिया हुआ है। तमक श्वास में बहुत उपयोगी है। लवन भास्कर चूर्ण अजीर्ण में, शूल में, वात व्याधि में, इन सब में वात व्याधि एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। और गुल्म, ये इसका कारमुकत्व है। मात्रा वही 1 कर्ष 6 to 12 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेस, और अनुपान विथ मधु या घृत या उष्ण जल। फिर इसके बाद हम लोग अविपत्तिकर चूर्ण पे आते हैं। ये अविपत्तिकर चूर्ण का संदर्भ दिया है भेषज रत्नावली के 56th चैप्टर में, जो कि अम्ल पित्त चिकित्साध्याय। अब अम्ल पित्त चिकित्साध्याय अविपत्तिकर चूर्ण वहाँ पे दिया है, तो इसका जो कारमुकत्व में हम समझ सकते हैं कि अम्ल पित्त तो रहेगा ही। एंड ये 56th चैप्टर में दिया है भेषज रत्नावली के, हमको संदर्भ रखना याद ज़रूरी है। फिर इसके घटक द्रव्य याद रखने के लिए हम लोग ये निमोनिक याद रखेंगे। ए त्रिकटु त्रिफलाने मस्त तमा ल विकला निशाला। सो ए से एला, त्रिकटु त्रिफला, मुस्ता तमाल से तमाल पत्र, ल पे मैंने जोर दिया था, ल मतलब लवंग, विकला मतलब विडंग, निशाला निशोत्तर, विड लवन, और शर्करा। जो नी है वो निशोत्तर के लिए, श है शर्करा के लिए, और ल है लवन के लिए। लवन कौन सा? वीड लवन। आप भाग इंडिविजुअली बाद में याद करें, इफ़ पॉसिबल हो करें, अदरवाइज डोंट लर्न इट। बट आपको घटक द्रव्य याद रहना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जो अभी हम लोग चूर्ण पढ़ रहे हैं अविपत्तिकर चूर्ण, उसमें कारमुकत्व में आता है अम्ल पित्त निहंत्याशु विबंधम मलमूत्रयो अग्निमांद भवान रोगान नाशेत विकल्पतः प्रमेहान विशंति चैव सर्व दुर्नाम नाशनम अविपत्तिकर चूर्ण अगस्त विहंत शुभम। तो इसमें हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अम्ल पित्त में उपयोग आएगा, अर्श में, मलमूत्र बद्धता में, अग्निमांद जनित व्याधि में, क्योंकि अम्ल पित्त चिकित्सा अध्याय में तो आम से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उन सब में तो उपयोग आएगा ही, जैसे मलमूत्र बद्धता, अग्निमांद जनित। इसके साथ साथ क्योंकि इसका साथ साथ प्रमेह में भी उपयोग आएगा, क्योंकि प्रमेहान विंशति चैव सर्व दुर्नाम नाशनम बोला गया है। मूत्राघात मूत्रबंध में भी आएगा, अश्मरी में आएगा, प्रमेह में आएगा। तो मूत्रवह स्त्रोतस के भी रोगों में काम आएगा, मज्जावह स्त्रोतस के रोगों में भी काम आएगा, और अन्नवह स्त्रोतस के रोगों में भी काम आएगा। क्या? अविपत्तिकर चूर्ण। इसकी शास्त्रोक्त मात्रा 8 मास दी है, आधुनिक 1 से 4 मास से दी हुई है, लेकिन 1 कर्ष यूज़ करेंगे 6 to 12 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेस। अनुपान घृत, मधु या फिर उष्ण जल में से कोई भी एक दे सकते हैं। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम लोग पहले के त्रिफला, सीतोपलादी, लवन भास्कर, हिंगवाष्टक और अविपत्तिकर डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद के जो रहेंगे वो सेकंड लेक्चर में देखेंगे।